बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यूशन है लास्ट वीडियो की, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे स्टेजेस ऑफ सोर्सिंग प्रोसेस। और हमारा फर्स्ट जो स्टेज थी सोर्सिंग प्रोसेस की वो थी क्रिएशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट, और हम पहुंचे थे सप्लायर ऑफर। The supplier offer should contain all the information required for the buyer to make an informed decision as to whether it provides best value for money। कि सप्लायर जब कोटेशन दे तो उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को उससे बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी के लिए कुछ सेंस बने, मतलब उसको जजमेंट हो कि ये जो कोटेशन है इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन है जिससे वो डिसीजन ले सके कि हम बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी प्रोक्योर कर रहे हैं। मतलब वो कंफ्यूज्ड किस्म की कोटेशन ना हो कि जी ये आइटम है, ये कीमत है और ये डिलीवरी शेड्यूल है, तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए। उसमें वो सारी डिटेल जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट रिक्वायर कर रहा है डिसीजन लेने के लिए वो होनी चाहिए। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट क्या रिक्वायर कर रहा है कि उसमें, और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को बताना चाहिए अपने सप्लायर्स को, अगर उनके सप्लायर इतने कॉम्पिटेंट नहीं है तो उनको अपनी RFQ में मेंशन कर देना चाहिए कि जी ये इंफॉर्मेशन आप इन डिटेल इसमें अपनी कोटेशन में मेंशन करें। तो वो डिटेल क्या हो सकती है, उसमें प्राइस है, हाउ मच विल द सप्लायर चार्ज द बायर फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। कि प्राइस मेंशन होनी चाहिए कि जी हम आपको इस गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट ये प्राइस चार्ज करेंगे। नंबर 2 है डिलीवरी, who will be responsible for the delivery, does the price include delivery to the buyer's organization or does the buyer have to arrange collection। डिलीवरी के मतलब लिखा होना चाहिए कि जी हम फ्रेट इसमें ऐड है प्राइस के अंदर, या कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या जो ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रोक्योर कर रही है वो अपना फ्रेट खुद पे करेगी या हमसे कलेक्ट करेगी। ये हम इन को टर्म में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम चैप्टर 1 में, कि इन को टर्म्स को आप किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। तो डिलीवरी के मतलब कि जी इसमें फ्रेट जो ऐड होगा सप्लायर के डेस्टिनेशन से प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की फैक्ट्री तक, वो फ्रेट कौन पे करेगा, ये कोटेशन में लिखा होना चाहिए। यानी कोटेशन में फ्रेट के मतलब लिखा होना चाहिए कि या तो फ्रेट इस कीमत के अंदर शामिल है जो ऊपर लिखी हुई है, या फ्रेट सेपरेट चार्ज होगा और उसकी एक्सपेक्टेड अमाउंट इतनी हो सकती है, या आप खुद फ्रेट अरेंज कर लें। इस तरह का कुछ ना कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। तो नॉर्मली ये होता है कि एक्स वर्क्स जब प्राइस लिखी जाती है तो उसमें लिख दिया जाता है कि ये एक्स फैक्ट्री प्राइस है, कि जिस जगह ये प्रोडक्ट पड़ी है ये वहाँ की प्राइस है। तो ये सबसे आसान तरीका है क्योंकि हैज़ल फ्री है और क्विक है कि सप्लायर को ये पता होता है कि मेरी प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है, तो वो वही प्राइस लिख के आगे एक्स वर्क्स लिख देता है। तो अब जो वहाँ से आगे का फ्रेट है तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर उससे कोटेशन मांग रही हैं तो उनकी डेस्टिनेशन डिफरेंट जगहों पे होगी और वहाँ का डिस्टेंस भी डिफरेंट हो सकता है। कि एक लाहौर में बैठा है मैन्युफैक्चरर तो वो अपने कराची के सप्लायर से कोटेशन मांग रहा है, एक इस्लामाबाद में बैठा वो भी कराची से मांग रहा है, एक फैसलाबाद में बैठा वो भी कराची से कोटेशन मांग रहा है। तो अब सप्लायर को अपनी कीमत का तो पता है कि जी ये मेरी एक्स प्राइस है, ये मेरे गोदाम में जो मेरी चीज़ पड़ी है गोडाउन में मेरे वेयर हाउस में, तो उसकी ये प्राइस है। अब उसके लिए लाहौर का फ्रेट ढूंढना, फिर कराची का इस्लामाबाद का फ्रेट चेक करना, फिर फैसलाबाद का करना, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है और डिफरेंट फ्रेट मिलेंगे। और जितने लोगों से वो कांटेक्ट करेगा कि लाहौर के फ्रेट चेक करने के लिए अगर वो 3-4 लोगों से कांटेक्ट करेगा तो हर बंदा एक अपना ही फ्रेट बताएगा जो मतलब कम ज़्यादा हो सकता है कि एक बंदा 1000 रुपया बताए, एक 800 रुपया बताए, एक 900 बताए। तो इस तरह से डिफरेंट अमाउंट उसको पता चलेंगी। तो उससे बेहतर होगा उसको जो आसान तरीका है कि वो प्राइस लिखे और आगे लिख दे कि जी एक्स वर्क्स प्राइस है, जो भी फ्रेट होगा वो या आप खुद ढूंढ लें या मुझे बता दें, मैं उस पर वर्किंग कर दूंगा, तो वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो डिलीवरी से मुराद है कि जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो कौन पे करेगा और कितनी हो सकते हैं, ये उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। पैकिंग क्या है, इन व्हाट टाइप ऑफ पैकेजिंग विल द गुड्स बी सप्लाइड, हु विल ओन द पैकेजिंग, इज द पैकेजिंग रिसाइक्लेबल।
तो पैकेजिंग के मतलब भी मेंशन होना चाहिए कि पैकेजिंग की क्या कोई सेपरेट कॉस्ट है, जैसे कि कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिकली पैक होती हैं, जैसे अगर कोई लिक्विड है तो वो किसी कंटेनर में पैक होगा, किसी बोतल में, ड्रम में पैक होगा, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए सेपरेट पैकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई पेरिशेबल आइटम है तो उसके लिए कोई आइस कंटेनर की ज़रूरत होगी। अगर कोई लैब केमिकल है जो आइस सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो उसके लिए कोई स्पेशल पैकिंग की ज़रूरत होगी। तो ये जो भी प्रोडक्ट जो कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कॉल कर रहा है जिसके लिए RFQ, तो उसको पता होगा कि ये प्रोडक्ट की किस टाइप की है, नेचर की है। तो पैकिंग के मतलब भी डिटेल होनी चाहिए कि इसकी पैकिंग क्या उसी प्राइस में शामिल है जो ऊपर कोट की गई है कि जी ये प्राइस है, और अगर नहीं है तो फिर पैकिंग के लिए सेपरेट कुछ अमाउंट वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए कि जी ये प्रोडक्ट की कास्ट है और इसको पैक करने के लिए या इसकी जो एक्स्ट्रा पैकिंग की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए इतनी अमाउंट इन्वॉल्व होगी। फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन विल द सर्विस बी डिलीवर्ड, हाउ ऑफन विल द प्रोडक्ट बी सप्लाइड। फ्रीक्वेंसी से मुराद है इंटरवल, टाइम, कि कितना टाइम लगेगा इसको डिलीवर करने में। क्या ये रेडी अवेलेबल है, और रेडी अवेलेबल है तो सेम डे जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उसी वक्त वो डिस्पैच कर देंगे या डिलीवर कर देंगे आपको, या इसको बनने में टाइम लगेगा तो उसके बाद आप देंगे। तो जो भी है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। जब भी आपको ऑर्डर मिलेगा तो प्रोडक्ट को डिलीवर करने की या अवेलेबिलिटी की क्या फ्रिक्वेंसी है, तो इसके मतलब कोटेशन के अंदर डिटेल होनी चाहिए। लीड टाइम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोवाइड द सर्विस आर टू बी मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर टू द गुड्स। तो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है और उसके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर लीड टाइम होता है कि एक चीज़ को बनने के लिए जो टाइम लगता है। तो अब वो बनने का टाइम ये भी हो सकता है वो कहे जी आप ऑर्डर देंगे तो मैं अपने रॉ मटेरियल सप्लायर को ऑर्डर दूंगा, वो रॉ मटेरियल आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको लीड टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसने आगे से बना के देनी होती हैं। इसको आप इस तरह से समझें कि आपने एक गाड़ी ख़रीदनी है तो आप गाड़ी रेडीमेड वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी कंपनी का, आपकी पेमेंट जाएगी, ऑर्डर जाएगा तो वो गाड़ी असेंबली लाइन में जाएगी। जो गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल होती हैं डिलीवरी के लिए उनके ऊपर एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है। जैसे 50 लाख की गाड़ी के ऊपर 7-8 लाख 10 लाख तक अमाउंट जो ओन की सूरत में पे करनी पड़ती, तो वो रेडी अवेलेबल नहीं होती। रेडी अवेलेबल आपको एक टाइम के बाद जो कि लीड टाइम है उसके बाद मिलेगी। तो लीड टाइम वो है कि जब आप गाड़ी बुक करेंगे उसकी पेमेंट 100% पे करेंगे तो फैक्ट्री आपको बताएगी कि जी ये गाड़ी आपको आफ्टर 90 डेज डिलीवरी होगी। तो 90 डेज जो है वो लीड टाइम है। सॉरी। तो इस तरह से आपकी कोटेशन में लीड टाइम अगर इन्वॉल्व होता है उसमें सप्लायर की तरफ से तो वो लीड टाइम मेंशन होना चाहिए कि जी आपकी गाड़ी इतने टाइम बाद मिलेगी। क्वालिटी, अगेंस्ट व्हाट क्वालिटी स्टैंडर्ड विल बी पोटेंशियल ऑर्डर बी सप्लाइड। अगर उस प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी का सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जैसे कोई हलाल सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, कोई फूड सेफ्टी का सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, कोई ISO का और सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, तो मतलब जो भी प्रोडक्ट की नेचर है अगर उसमें कोई क्वालिटी का सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है तो वो भी मेंशन होना चाहिए कोटेशन में कि जी हमारी ये प्रोडक्ट जो आप डिमांड कर रहे हैं ये इस ISO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या इस पे ये ISO स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी दुनिया में जैसे फूड सेफ्टी, मेरा नॉलेज काफ़ी है फूड सेफ्टी के रिलेटेड, तो मैं बहुत सारे दुनिया में फूड सेफ्टी के डिफरेंट सिस्टम चल रहे हैं। यानी अमेरिका में एक डिफरेंट सिस्टम चल रहा है, UK यूरोप में एक और सिस्टम चल रहा है, एशिया में और चल रहा है, और ये सिस्टम जो है ये सारे सर्टिफाइड होते हैं बाय ग्लोबल फूड इनिशिएटिव के, GFSI उसको कहते हैं। तो अब ये डिफरेंट जो चल रहे होते हैं वो उस मुल्क की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वहाँ की जो NGO सोशल केयर की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो सोसाइटीज़ के लोग होते हैं, वो डिमांड करते हैं कि जी इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। हमें जो भी फूड मिले किसी हाइपर मॉल से, किसी सुपर स्टोर से जब हम ख़रीदने जाएं तो वो फूड इस
स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर होना चाहिए। तो वो जहाँ की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस कंट्री की, तो वो फिर अपने मैन्युफैक्चरर को बताते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करो और इस के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को बनाओ। तो अगर आप कुछ ऐसी आइटम रिक्वायर्ड कर रहे हैं जिस पे कोई क्वालिटी का स्टैंडर्ड हो, अब तो हर किस्म की आइटम के ऊपर कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा हो, वो फूड हो, नॉन फूड हो, पैकिंग मटेरियल हो, कोई रॉ मटेरियल हो, कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है। जैसे कि पाकिस्तान से टेक्सटाइल बहुत एक्सपोर्ट होती हैं, सर्जिकल आइटम होती हैं, वो जो स्पोर्ट्स आइटम होती हैं, तो इन सब के ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल सिस्टम इम्प्लीमेंट होते हैं कि आप इवन टेक्सटाइल ही अगर कपड़ा ही बन रहा है तो ये नहीं है कि वो किसी भी सिस्टम के बगैर बन रहा है, उसके ऊपर भी कुछ ISO के सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि जी ये क्वालिटी के स्टैंडर्ड है। आपको जो कि जो आप यान बना रहे हैं, फैब्रिक बना रहे हैं या कोई स्टिचिंग मटेरियल है, तो उसके ऊपर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो जैसे कि फूड सेफ्टी के लिए फूड सेफ्टी के डिफरेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये क्वालिटी के लिए है कि जब वो क्वालिटी का सिस्टम उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा होगा तो इसका मतलब कि वो जो प्रोडक्ट है उस स्टैंडर्ड के मुताबिक बन रही है। तो कोटेशन में मेंशन होना चाहिए कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से सर्टिफाइड है या इस सिस्टम में सर्टिफाइड है। जैसे कि मैं जो ख़ुद बिज़नेस करता हूँ तो जो केमिकल वगैरह मैं सप्लाई करता हूँ वो सारे हलाल सर्टिफाइड हैं और फूड ग्रेड हैं, तो उसके लिए हमारे पास सर्टिफिकेशन है। और जब भी किसी को ज़रूरत होती है तो वो बल्कि सबको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और वो उनको रीचेक कर सकते हैं उस सर्टिफिकेशन बॉडी के साथ कि जी ये सर्टिफिकेट आपने इशू किया हुआ, बल्कि उसका एक नंबर होता है तो उसको रिकंसाइल किया जाता है। फिर उसका 1 साल का पीरियड होता है, एनुअल ऑडिट होते रहते हैं और वो सर्टिफिकेट फिर रिन्यू होता है उसी बेसिस के ऊपर। तो इसका मतलब कि जो भी उन केमिकल को यूज़ करेगा तो अगर उसको हलाल की सर्टिफिकेशन चाहिए तो वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा और वो अपने आगे ऑडिटर को चेक करवा सकता है कि जी हम जो हाइजीन क्लीनिंग केमिकल यूज़ कर रहे हैं ये हलाल सर्टिफाइड हैं और ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इस तरह से कोटेशन में मेंशन होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट आप सप्लाई करेंगे तो वो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक सर्टिफाइड है, क्वालिटी उसकी ये है। Minimum order quantity. What is the minimum order quantity that has to be ordered to obtain the price quoted? Minimum order quantity से मुराद होती है कि वन टाइम लॉट जो आप यानी एक सिंगल ऑर्डर के अगेंस्ट जो ऑर्डर आप सप्लाई कर सकते हैं या आप ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी शॉप के ऊपर जाते हैं और आप उसको कहते हैं, किसी होल सेलर के पास जाते हैं और आप उसको कहते हैं कि मुझे 1 किलो ये चीज़ चाहिए, तो वो कहेगा नहीं भाई हम ये परचून वाला काम नहीं करते, हमारे पास से तो पूरा बैग जो है वो आप ख़रीद सकते हैं जो 50 किलो का है। तो अगर आपको 50 किलो से कम चाहिए तो आप किसी भी रिटेल शॉप पे चले जाएं, हम इसको खोल के उसमें से 1 किलो नहीं आपको दे सकते। तो इसका मतलब कि उसकी जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो 50 किलो है। तो ये कोटेशन में मेंशन होना चाहिए कि जी आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है ताकि प्रोक्योरमेंट को डिसीजन करने में आसानी हो। उसके बाद है पेमेंट टर्म। व्हाट लेंथ ऑफ टाइम इज़ द बायर ऑर्गेनाइजेशन गिवन बिफोर दे आर रिक्वायर्ड टू पे द सप्लायर इनवॉइसेस। पेमेंट टर्म्स नॉर्मली क्रेडिट ही होती हैं, जितनी भी कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पे क्रेडिट चलता है। तो वो क्रेडिट 15 डेज़ भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है और सम टाइम तो ये 90 डेज़ एंड अबव भी चला जाता है। तो जो भी क्रेडिट टर्म्स है यानी कि पेमेंट की टर्म्स है, जो सप्लायर जिसने अपनी गुड सप्लाई करनी है वो मेंशन करेगा कि जी मेरी पेमेंट टर्म्स अगेंस्ट डिलीवरी है, कैश पेमेंट है, एडवांस पेमेंट है या आफ्टर डिलीवरी इतने दिनों के बाद आप कर सकते हैं। अब जो रूटीन के सप्लायर्स होते हैं जिनके साथ प्रोक्योरमेंट का पीछे रिलेशन होता है तो वहाँ पे डिसाइडेड होता है कि जी हम पेमेंट आपको इतने टाइम से करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो वहाँ पे फिर कोटेशन में भी मेंशन होना चाहिए और उसको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी उसको कंसिडर करके ये पेमेंट कब मांग रहा है। यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि पेमेंट टर्म जो होती हैं वो बेस कर रही होती हैं आपके
जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो पेमेंट टर्म के ऊपर भी बेस कर रही होती है। जैसे अगर आप कैश परचेज़ करते हैं तो उसकी प्राइस कुछ और होगी, लेकिन अगर उसमें क्रेडिट इन्वॉल्व हो जाता है 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर है जहाँ पे रॉ मटेरियल की बल्क बाइंग हो रही होती है, तो वहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन भी हो रही होती है कि ये कैश 100% एडवांस आप पे करते हैं, फिर वहाँ से ख़रीदते हैं। यानी सप्लाई उस वक्त आएगी जब आप 100% एडवांस पेमेंट कर देंगे और उसकी प्राइस थोड़ी कम होगी। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल के 100 रुपीज़ पर केजी का कोई रॉ मटेरियल है और कैश पेमेंट, एडवांस कैश पेमेंट हो रही है, तो वो 100 पे होगी। लेकिन जैसे ही आप उसे कहेंगे कि भी अभी हमारे पास पेमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि हम आपसे बड़े लंबे अरसे से काम कर रहे हैं तो आप हमें कुछ क्रेडिट दें, तो हम आपको आफ्टर 1 मंथ यानी 30 डेज़ का क्रेडिट हमें दे दें, तो वो 30 डेज़ का क्रेडिट आपको दे देगा, लेकिन उसकी प्राइस 110 हो जाएगी या 105 हो जाएगी। और वो जो प्राइस बढ़ेगी 100 से, वो उतनी होगी जो कि बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 लाख का रॉ मटेरियल उठाते हैं किसी सप्लायर से, तो आपका 10 लाख आप उसको कैश पे करना चाहिए था, लेकिन आप नहीं कर रहे। तो अब 10 लाख अगर 1 माह तक आउटस्टैंड रहेगा सप्लायर का आपकी तरफ, तो उसकी 10 लाख पे जो बैंक का इंटरेस्ट रेट बनेगा वो सप्लायर उसमें ऐड कर देगा। तो वो आपसे कहेगा कि जी ये 10 लाख मेरी एक्चुअल कॉस्ट है और इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंगली बनता है जो बैंक रेट है, तो इतनी प्राइस होगी। तो अब वो आपको सप्लाई आपको कर देगा और उसके अगेंस्ट जो आपका कंट्रैक्ट होगा वो बैंक से डिस्काउंट करा लेगा। यानी उस कंट्रैक्ट के अगेंस्ट या उस एलसी के अगेंस्ट या उस पीओ के अगेंस्ट बैंक से वो पेमेंट 100% एडवांस ले लेगा, आपको सप्लाई कर देगा और आप उसके बैंक को वो पेमेंट कर देंगे। इस सिलसिले में इनलैंड एलसी भी होती है, जैसे इंपोर्ट की एलसी होती है, इस तरह इनलैंड एलसी भी होती है कि जब भी इस तरह की जो जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन हो रही होती है वहाँ पे अगर क्रेडिट में जाना हो तो सप्लायर को कैश चाहिए, आपको यानी सप्लायर को कैश चाहिए और जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है उसको क्रेडिट चाहिए। तो फिर सप्लायर कहेगा कि भाई आप मुझे एक इनलैंड एलसी दे दें और उसके अगेंस्ट में बैंक से 100% जो अमाउंट होगी वो मुझे एडवांस मिल जाएगी, लोन मिल जाएगा और उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो हम उस जो बाइंग प्राइस है, जो कोटेशन है, उसमें शामिल कर देते हैं और आप ड्यू टाइम पे अपने बैंक को वो पेमेंट कर दीजिएगा। तो इस तरह से इनलैंड एलसी के अगेंस्ट सप्लायर को 100% कैश मिल जाएगा और जो बायर है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, वो अपनी 1 मंथ या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि इतने दिनों के बाद पेमेंट करनी है, तो वो उतने दिनों के बाद पेमेंट बैंक को करेगा, जबकि बैंक एडवांस में पेमेंट सप्लायर को कर देगा। तो इस तरह से जो भी पेमेंट टर्म्स हों वो 100% कैश है या कैश अगेंस्ट डिलीवरी है कि जब डिलीवरी मिलेगी हम उस वक्त पे करेंगे, या क्रेडिट है 1 वीक, 30 डेज़, 2 मंथ, 3 मंथ, जो भी है, तो वो पेमेंट टर्म्स में आ जाएगा। तो इस तरह से जो सप्लायर की ऑफ़र होगी उसको मैक्सिमम जो है वो उसमें ये सब डिटेल होनी चाहिए, और अगर कोई डिटेल नहीं है तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को बताना चाहिए सप्लायर को कि मुझे ये डिटेल चाहिए, मुझे प्राइस के मतलब चाहिए, मुझे डिलीवरी के मतलब बताओ, मुझे पैकिंग के मतलब बताओ, फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी लीड टाइम क्या है, क्वालिटी क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है और पेमेंट टर्म्स क्या है। तो जब आप ये सब चीज़ें अपनी RFQ में मेंशन कर देंगे कि भाई जब भी आपने इस RFQ के अगेंस्ट मुझे प्राइस ऑफ़र करनी है तो उसमें ये सब चीज़ें मेंशन हो। अब मैं चूँकि खुद इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ और बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करता हूँ, तो मैं जब कोटेशन देता हूँ तो मैं थोड़ा इससे भी कुछ बढ़ के देता हूँ कि उनको डिसीजन करने, देखो जो भी कोटेशन होती है वो इसलिए होती है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उसके ऊपर बेहतर डिसीजन कर सके, और वो बेहतर डिसीजन क्या होगा जब उसको ये एहसास होगा कि मुझे बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी मिलती है, यानी मुझे जो मिल रहा है वो दूसरों की निस्बत जो लोग दूसरे कोटेशन दे रहे हैं, इस कोटेशन में जो मेंशन है चीज़ें ये उनसे बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिसइंफेक्टेंट है, कोई XYZ डिसइंफेक्टेंट है, तो मैं एक डिसइंफेक्टेंट की कोटेशन देता हूँ, तो प्रोडक्ट
XYZ डिसइंफेक्टेंट है, इसका रेट है 3750 रुपीज़ पर लीटर, 3750 रुपये पर लीटर इसकी प्राइस है। पैकिंग इसकी 1 लीटर की बॉटल है। ओरिजिन इसका कनाडा है, ये इम्पोर्टेड है कनाडा।